सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बेहतर है। कल हमने एक स्टोरी की शेरों से मुतल्लिक और बड़ी डिटेल में की और हमने इस खदशे का इजहार किया कि अभी भी कुछ भी नहीं होगा, हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन हुकूमत ने कुछ करना शुरू किया है। सर हुकूमत हरकत में आई है, बिल्कुल सर। इसके अंदर मरीम नवाज साहिबा ने खुद इसका नोटिस लिया। मरीम औरंगज़ेब जो हैं, ये तो उनकी बल्कि जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉरेस्ट्री चूँकि वो हैं, तो उनके डायरेक्ट मैंडेट में ये चीज़ आती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो एक मुश्तरका चीज़ है गालिबन, और उसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं। तो वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं विद असिस्टेंस ऑफ पुलिस, इसकी इमेजेस भी हम ऑडियंस को, वीडियो है हमारे पास, वो देख रहे होंगे कि 24 घंटे में एक तो वो शेर जो वाक़या वहाँ पे शायद शादी कोई में, और वो उनको तो पकड़ा, वो तो ज़बरदस्त हुआ कि पता चला कि वाक़ये के 12 घंटे बाद उनको पकड़ा, क्योंकि वो तमाम जो लोग जिनका ये शेर पालतू था वो भागे शेर समेत शेर को लेके भागे वहाँ से। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने उसको अपने साथ रखा तो वो शेर को भी लेके गए, खुद भी गए, लेकिन पकड़े गए। उसके अलावा लाहौर के अंदर और दीगर पंजाब के इलाकों के अंदर ऑपरेशन करने के बाद 24 घंटे के अंदर 13 शेर पकड़ के उनको वाइल्ड लाइफ की एक रिजर्व में मुंतकिल कर दिया गया है। उसके अलावा 5 FIR कटी हैं 5 लोगों के ऊपर जो इनको पालतू रखा हुआ था। लेकिन सर यहाँ मसला रुकता नहीं है। जो स्टैट्स और फिगर्स हमें मिले हैं उसके मुताबिक लगभग 585 ऐसे शेर हैं मुल्क की मुख्तलिफ जगहों पे जिनको हमने टारगेट करना है, और फिगर शायद इससे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक इस किस्म का आप देखें ना कि ये तो सरफेस है सिर्फ इस चीज़ की। तो अगर ये ऑपरेशन अब शुरू कर ही दिया है, तो इनमें से ऑब्वियसली लाइसेंस्ड भी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इसमें बहुत सारे अनलाइसेंस्ड भी हैं। तो जो अनलाइसेंस्ड हैं उनके ऊपर एक बाकायदा तौर पे एक पूरा एक्शन प्लान होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने देखा इस वाक़े में तो किसी की जान नहीं गई, अल्लाह का शुक्र है, बट उस जान जाने और ना जाने में मेरे ख्याल में चंद सेकंड का ही फ़र्क होता है अगर शेयर इन्वॉल्व हो जाए। तो आपने इस चीज़ को बड़ी केयरफुली देखना है, और ये अच्छी बात है कि इन्होंने पकड़ा लोगों को और FIR काट दिए, और ये भी अच्छी बात है कि शेरों के ऊपर FIR नहीं काट दी सर, उनको सिर्फ वाइल्ड लाइफ मुंतकिल की। अब ये ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जहाँ पे ये इतने सारे शेर मुंतकिल कर रही हैं वो वहाँ से ना कोई स्केप हो जाए, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा होंगे, वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। दूसरा, अभी से हुकूमत को अगर ये सीरियस हैं और इन्होंने तमाम शेरों को, जिस तरह से आपने कहा 500 से ऊपर का फिगर है, तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे इन सबको मुंतकिल किया जाएगा? मतलब पाकिस्तान में तो कोई इतने सफारी, कोई इतने जू भी नहीं है। मतलब क्या इनको मतलब चार्टर प्लेन करा के अफ्रीका भेजेंगे? क्या करेंगे? इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे तो जंगल भी नहीं है जिनमें उनको छोड़ा जा सके, क्योंकि जंगल भी आपको पता है हमने काट काट के हाउसिंग सोसाइटी बनानी होती है। तो मतलब शेरों का करना क्या 500 का? सर मैं सॉरी थोड़ी अपने आप को करेक्ट कर दूं, मुझे यही था कि ये 585 या 87 जितने मैंने बताए ये पंजाब में है। ये मैं मुल्क के नहीं बता रहा आपको, ये पंजाब सेंट्रिक। आपको पता है सर इस मुल्क में तमाम इशूज़ जो है वो पंजाब सेंट्रिक है, तो ये भी सर एक पंजाब सेंट्रिक इशू है। सर ये इशू वाकई पंजाब सेंट्रिक है, क्योंकि हमने दीगर सूबों में इस तरह की चीज़ें कम सुनी है। मतलब सिंध से हमें, कराची से खबरें आई थी कि एक बंदे ने ज़राफ़ा रखा हुआ था वे जोड़ी सर जोड़ी उसी तरह मुझे याद है कि कोयटा में एक शख्स ने मगरमच्छ रख लिए थे। उसकी खैर हाँ, और वो हुआ ये कि फिर खबर ये आई कि जब सैलाब आया तो वो उसमें बह गए। बह के सर सिंध पहुंच गए और वहां से फिर आपको पता है सिंध चीज बह के कुछ सिंध चला जाए तो वापस तो नहीं मिलती चीज। वो उस पर आपका जुमला अच्छा था कि वहां पे उसके बैग बन गए डिजाइनर बैग। तो सर बाकी ये एक चीज जो है हम इसको ऑब्वियसली वी आर कंसर्न, क्योंकि अगर तो देखें ना शहरी इलाकों में अब आपको एक चार दीवारी के अंदर ये भी सस्पेशन होता है कि जी यहाँ असला होगा, यहाँ पे किसी किस्म की इलीगल कॉन्ट्राबैंड चल रहा होगा। अब सर लिस्ट में ऐड कर लें लाहौर के अवाम के लिए कि आपको ये भी डर है कि या इस घर में शेर होगा, तो आप सर बच्चे वैसे ही बाहर, आपने बड़ी तफसीली कई मौज़ूआत पे की कि बच्चे अब बाहर उस तरह से नहीं खेलते, वो घर की चार दीवारी में ही खेलते हैं गेट बंद करके। अब वो भी डेंजरस है सर कि आपको नहीं पता साथ वाले ने शेर पाला हुआ है और दीवार फलांग के भी आ जाते होते हैं शेर। तो ये तो बहुत सर इसके ऊपर स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। जो हम कल बात कर रहे थे कि एक एग्जाम्पल बनाएं
अगर आपने इलीगली विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट फॉलोइंग जो इसकी कानूनी ज़रूरियात है उनको किए बगैर अगर आपने इस किस्म का जानवर पालतू रखा हुआ है तो इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल। और आपको अगर अपने घर पर दावत दे तो आप फ़ोन पर ही पहले ही पूछ लिया करें कि आपके घर शेर तो नहीं है। हाँ। और अगर किसी के घर शेर हो तो आप बेशक ना जाएं। बेशक ना जाएं। और आप उनसे 2 सवाल पूछ रहे हैं कि आपके घर में शेर तो नहीं है, खोते कितने हैं? तो वो तो कोई भी हो सकता है सर। नहीं सर, अच्छा सवाल है, आप पूछ के जाना चाहिए, तो वक्त नहीं आपने ज़ाया करना। सर बात आगे चलते हैं सर। तो सर ये आपको पता है हमारा जो बजट है उसके ऊपर हमने कई चीज़ों के ऊपर जो है वो तफसीली बात की। उसमें ज़राअत हो जाए, उसके अंदर आपकी रियल एस्टेट हो जाए, दीगर हो जाए। ऑटो सेक्टर एक बहुत ही इस बजट के अंदर मंजर आम पे रहा है। जो इसके दीगर जगहें हैं बजट जो डिस्कस करते हैं उनको, उसके अंदर ऑटो सेक्टर बड़ा क्लोजली मॉनिटर हो, क्योंकि उसके अंदर 2 इंडस्ट्रीज बेसिकली डील हो रही हैं। एक आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जो गाड़ियाँ यहाँ मैन्युफैक्चर होकर यहीं बनती हैं और यहीं बिकती हैं, और दूसरी आपकी वो गाड़ियाँ जो इम्पोर्ट होती हैं। तो दोनों के ऊपर कानून साजी हुई है। एक तो ये पहले उन्होंने फैसला किया कि जो डोमेस्टिक गाड़ियाँ 660 सीसी की गाड़ी जो है और जो हाइब्रिड गाड़ियाँ भी हैं पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर, उनकी जीएसटी मुश्तरका करने का फैसला किया 18%। उसके ऊपर मेरे ख्याल में 660 सीसी भी तो अभी तक 18% कर दी, जिसकी वजह से वो गाड़ी महंगी हो गई है। अलबत्ता हाइब्रिड के ऊपर उन्होंने वापस बैक ट्रैक किया उस चीज़ को, 18 करके फिर वापस 12.5 तक ले आए उसको, और जिसकी वजह से हाइब्रिड गाड़ी की कीमत जो है वो वहीं रही कुछ देर के लिए। और फिर हमें पता चला कि अब तमाम गाड़ियों के ऊपर एक ग्रीन लेवी और दीगर और जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं क्लाइमेट चेंज की हद तक वो भी नाफिज होंगी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक गाड़ी आपकी महंगी हो चुकी है। मतलब कई जगह लाख रुपए, कई जगह 2 लाख, कई जगह 7-7 लाख रुपए भी गाड़ियाँ महंगी होगी। ये तो रहा हमारा डोमेस्टिक। उसके बाद इम्पोर्ट जो आपका सेक्टर है उसके ऊपर था कि जी IMF अप्रूव शुदा, या IMF का अप्रूव शुदा कह रहा हूँ, IMF का कहने पे एक ठीक है आप इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जो आपकी RD है विच इज़ रेगुलेटरी ड्यूटी, वो आप रिमूव करना शुरू करें। और वो इस बजट के अंदर वो उस चीज़ का स्केड्यूल जो था वो पहले तो नहीं था आया, लेकिन अलबत्ता अब वो जो स्केड्यूल है वो बाकायदा तौर पे वो आ गया है, और उसके अंदर हमें पता चल गया है कि कौन सी वो बेसिक पर सीसी गाड़ियां हैं जिनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी जो है बंद करने की वजह से उनकी ड्यूटी की जो मकदार है वो कम हुई है। तो सर मैं एक एक करके बता देता हूँ। सर एक तो 1300 से 1500 सीसी गाड़ी जो है उसके ऊपर 9% कमी आई है। 1500 से 1600 सीसी गाड़ी ये इंपोर्टेड है, 9% कमी आई है। 1600 से 1800 सीसी पे 9% कमी आई है। उसके अलावा अगर आप चले जाएँ आपकी वैन जो होती हैं या आपके पिकअप्स होते हैं तो 1 से 2% कमी है। आपकी पैसेंजर कोस्टर वगैरह जो उनमें 4% कमी है। मोटरसाइकिल पे 1% कमी है। उसके अलावा जो आपकी हाइब्रिड व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रिक, उसमें से अगेन सीसी वाइज है 1800 से 2500 गाड़ियाँ और जीपें जो हाइब्रिड हैं 8% कमी। 2500 से 3000 हाइब्रिड गाड़ियाँ जो कि कम होती हैं क्योंकि इंजन यूजली उनके छोटे होते हैं, 8% कमी है। और 3000 से ऊपर की जो हाइब्रिड गाड़ी है उसकी उम्र 4% कमी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो $50,000 से महंगी हैं, जो कि अमूमन इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी होती है, वो 1.4% कमी है। ये तो सर होगी सारी गाड़ी। 2 मैंने छोड़ दी सर इसके अंदर, उसके ऊपर आ जाते हैं। जो आपकी 1800 से 3000 सीसी की जीप्स हैं, कार्स एंड जीप्स सॉरी दोनों, सर उन पे 68% रिलीफ मिला है। और जो आपकी 3000 सीसी से ऊपर कार्स एंड जीप्स हैं उस पे 69% रिलीफ है। ये अब मैं पहले इसको क्लैरिफाई करता रहा हूँ कि जितनी आरडी थी उन्होंने उतनी आरडी काम करनी थी, उसको कोई एडिशनल बेनिफिट तो नहीं दे सकते। हम बात करें सिर्फ ऑप्टिक्स की, क्योंकि जाहिर है चंद ही गाड़ियाँ हैं ऐसी जो कि आपकी 1800 से 3000 सीसी तक जाती हैं जो आप इंपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर नेमली आपकी बिग गैस गजलिंग एसयूवीज होती हैं, और 3000 सीसी से ऊपर चले जाएँ तो होती ही वो हैं अमूमन। तो इनमें 70% का फ़र्क है सर। उसके अलावा डोमेस्टिक आपके सर्किट में इन्होंने गाड़ियाँ महंगी कर दी हैं, इंपोर्टेड बिग व्हीकल्स एसयूवीज जो हैं उनको आपने सस्ता कर दिया। देखें, एक तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान में बड़ा ये रुझान है कि जी हर चीज़ IMF पे डाल दो कि, और जाहिर है IMF जो है इसमें कोई शक नहीं कि हमें फोर्स भी करता है। पाकिस्तान में जब भी ट्रेड डेफिसिट हो, जब भी करंट अकाउंट डेफिसिट हो, पाकिस्तानी जो मईशतदान हैं उनकी पहली अप्रोच ये होती है कि इंपोर्ट्स पर बैन लगा दें या इंपोर्ट्स को कर्ब करें। अच्छा, जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर होने शुरू होते हैं, जो IMF है या जो दीगर दुनिया के ममालिक हैं वो पाकिस्तान को कहते हैं कि अब आप इंपोर्ट्स खोलें। अच्छा, उनकी जो मंतक है ना वो तो ये है कि जी जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपकी मार्केट में कंपटीशन आएगा और आप
जो खुद प्रोडक्ट बनाते हैं वो एट पार बनाना शुरू करेंगे इंपोर्टेड आइटम्स के, और जब आप उतने अच्छे बनाना शुरू कर देंगे तो फिर आप एक्सपोर्टर भी बन जाएंगे। तो ये पीछे एक मंतक है। होता ये है कि पाकिस्तान में जैसे ही सस्ती चीज़, अच्छी चीज़, मयारी चीज़ बाहर से आनी शुरू होती है तो हम बजाय कि उससे कम्पीट करने के हम कहते हैं बस ठीक है वो आ तो रही है तो हमें खुद बनाने की क्या ज़रूरत है। सो पाकिस्तान में दिस नेवर वर्क्स। अच्छा, अब आपने जिस तरह से कहा ड्यूटी तो कॉस्मेटिक्स पे भी कम हुई है, एसीओ पे भी कम हुई है, एसीओ पे भी कम हुई है वो, लेकिन हुआ ये है कि उसका जब इतलाक हुआ है तो फिर वो गाड़ियों पे भी हो गया। अच्छा, जब वो गाड़ियों पे भी हो गया है तो गाड़ियां जब इंपोर्टेड सस्ती हो गई हैं तो अब सवाल ये है कि आपकी लोकल गाड़ी कौन लेगा। अच्छा, जवाब मुझे इस चीज़ पे तो कोई एतराज़ नहीं है कि चले ठीक है जो लोकल आपके कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अगर थोड़ी सी डज पड़ जाए तो कोई बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि तारीखी तौर पे अब जो नई कंपनीज आई हैं उनका मसला नहीं है, लेकिन जो तारीखी तौर पे यहाँ पर कंपनीज चल रही हैं वो उनको 50-50 साल से पाकिस्तान ने बड़ा जो है वो एक अम्ब्रेला के नीचे रखा है, और वो अभी तक ना तो अपनी टेक्नोलॉजी उन्होंने पाकिस्तान में ट्रांसफ़र की है, ना वो नए मॉडल की गाड़ी यहाँ पे बेचते हैं, ना ही वो इतने सालों में अभी तक एक्सपोर्ट कर पाए हैं। सो अगर एक एंड यूज़र को बाहर से गाड़ी मंगवाना सस्ता पड़ता है, उनको बेहतर क्वालिटी की गाड़ी मिलती है तो ये अच्छी चीज़ है, इससे शायद प्रेशर पड़ेगा और लोकल मैन्युफैक्चरर भी अपनी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे। यहाँ तक तो बात हो गई तय। हाँ, इसमें गवर्नमेंट ने एक और भी मुझे लगता है कि फनकारी करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने अपने जो बड़े बड़े वुज़रा, अमरा और इस तरह की शख्सियात होती हैं उनको जो आप कह रहे हैं गैस गज़लर्स देने होते हैं, और हर दफ़ा जब बजट आता है तो आप जैसे लोग बड़ा पिन पॉइंट करते हैं कि जी हुकूमती अखराजात में तो इजाफा हो गया, अवाम को कह रहे हैं कि बेल्ट टाइट करें, अपने अखराजात बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसमें ना इनको ये करने में आसानी होगी कि इस दफ़ा तो इतना बजट बढ़ा ही नहीं, क्योंकि गाड़ियों की उन्होंने ड्यूटी कम कर दी। वो उन्हीं गाड़ियों को, महंगी गाड़ियों को, गैस गज़लर्स को, जो कि शायद क्लाइमेट के लिए भी अच्छी नहीं है, वो इस्तेमाल भी करेंगे, अपने वुज़रा को भी देंगे, उमरा को भी देंगे, और आपको कहेंगे देखें इस दफ़ा तो पिछली दफ़ा जितना खर्चा भी नहीं हुआ। सो ये बड़ी बारीक किस्म की वारदात है। अगेन इसमें अगर IMF का रोल था भी तो उनके साथ आप निगोशिएशन तो कर ही सकते थे, आप उनको ये बता ही सकते थे कि जी देखिए मतलब आप हम एक तरफ ग्रीन लेवी लगा रहे हैं लोकल गाड़ियों पे, हम एक तरफ जो है उनकी GST बढ़ा रहे हैं, तो हमने जो यहाँ पर अगर रिलीफ कॉस्मेटिक से गाड़ी पर भी मुंतकिल हो रहा है तो उसको हमने थोड़ा सा तो इन एसोसिएशन विद द इंडस्ट्री रखना है ना। ऑप्टिक्स भी तो चीज़ होती है। एग्जैक्टली, उसका ख्याल नहीं रखा गया, और वो अगेन खाली ऑप्टिक्स की बात नहीं है, मेरा तो ये ख्याल है कि हुकूमत इससे फ़ायदा उठाएगी। सर ये भी हो सकता है, बिल्कुल हुकूमत जो है इस बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें वाज़े और ना उन्होंने छुपाया है किससे हुकूमत को फ़ायदा होगा या फ़ायदा उठाएंगे, विच एवर वे यू पुट इट। बट इसके साथ साथ ये भी बात है कि आपने लोकली जो डोमेस्टिक आपका एक मार्केट क्रिएट हो गई है। पहले तो देखिए सर हमारी डोमेस्टिक मार्केट थी नहीं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट वुड रिवॉल्व अराउंड 3 बिग प्लेयर्स, या फिर बाद में कह लें जी वो 4 हो गए थे, अभी वेरी रिसेंटली 4 हुए थे, 4 के बाद वो 5 हुए, चाइनीज़ एंट्रेंट्स आए वो 6-8 हो गए हैं, अब 10 हो गए हैं फ़र्ज़ करें, और आ रहे हैं। हम रोज़ देखते हैं कि जी नया ब्रांड ये लेकर आ रहे हैं, तो फलाना लेकर आ रहे हैं। तो उनको भी आपने किसी किस्म का इसके अंदर रिलीफ नहीं दिया इस बजट में, जो कि मुझे लगता था देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, आपकी मार्केट जो एक बिल्कुल ही 2 या 3 गाड़ियों के मॉडल पे सैचुरेटेड थी, अब कंज्यूमर के पास चॉइस है। सेलर्स मार्केट से मार्केट स्लोली स्टेडली कन्वर्ट हो रही है बायर्स मार्केट में। ऑन खत्म हो गया। हमें आप सोचें कि मुझे लगता था कि शायद मेरी जिंदगी में कभी ऑन खत्म नहीं होगा, लेकिन हो गया। हाँ, ऑन अगेन एक अपनी डिफरेंट कैपेसिटी में ज़रूर चलता है, लेकिन वो फिर कंज्यूमर की चॉइस है। कंज्यूमर उससे मैनिपुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि जो 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने वेट करें, या मिनिमम तो 6 महीने होता था या 3 महीने होता था, जिस शख्स को नहीं वेट करने का मूड था वो फिर ऑन की तरफ जाता था। अभी भी ऐसा हो रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अब क्योंकि वैरायटी है, पहले तो था मैंने यही गाड़ी लेनी है, उसका ऑल्टरनेटिव है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि वो भी 6 महीने बाद मिल रही है, तो ऑन पे वो ले लें एक ही बात है। अब ये कि यार अगर ये 1500 सीसी की जीप मुझे नहीं पसंद आ रही हाइब्रिड, तो मैं दूसरी 1500 सीसी वाली जीप पे चला जाता हूँ। अगर मुझे वो नहीं पसंद आ रही तो फिर तीसरी भी है, फिर कोरियन भी है, चाइनीज़ भी है, जापानी भी है। तो वाइडर ऑप्शंस मींस के ऑन उसकी वजह से भी काम हुआ। ऑन ख़त्म उस वजह से नहीं हुआ कि
गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्टनेस कर दी है, द एलिमेंट ऑफ चॉइस ने आके ऑन को ख़त्म किया है, तो ये एक बहुत खूबसूरत और अच्छी चीज़ है। उसके अलावा सर आपने तो कह रहे ऑन की बात, मैंने तो ये कभी नहीं था सोचा कि एक शख्स जो है वो बैंक से पे ऑर्डर बनवाएगा, आफ्टर डिस्कसिंग कितने की गाड़ी है, वो पे ऑर्डर रखेगा और ड्राइव आउट करेगा उस गाड़ी से। ये भी हमने कभी नहीं, ये हो रहा है, ये बहुत जगहों पे हो रहा है। तो ये एक वाइब्रेंट मार्केट बनने को जा रही है। आपने उसके ऊपर ग्रीन लेवी भी लगाई, जीएसटी भी बढ़ाई, सब कुछ किया, ये शायद आगे जाके चीज़ें कम हो जाए। लेकिन मौजूदा जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट वाले हैं उनको क्या करना पड़ा? अब दो चीज़ें कर सकते हैं। कुछ ब्रांड्स जो हैं वो ये सारे का सारा उठा के अपने कस्टमर को पास ऑन करते हैं, जो यहाँ पे एक दकियानूसी अप्रोच है, जिसको मैं आज टाइटल देता हूँ बिग 3 अप्रोच है, कि जी अब टैक्सेशन और डॉलर करेंसी वगैरह की वजह से आपको ही खाना पड़ेगा, इसको हम तो नहीं खाएंगे। ब्रांड्स अब सर ये भी हैं, ऐसे एक नहीं एक से 2 ब्रांड हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे ये नशर की है अपने प्लेटफॉर्म से कि हम अपने कंज्यूमर को, अपने लॉयल कस्टमर्स को ये पास ऑन नहीं कर रहे हुकूमती टैक्सेशन पॉलिसीज़, हम इसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ नुकसान तो अपना नहीं करा सकता, कैपेसिटी है, उन्होंने मार्जिन रखा हुआ है, फिर वही और बहुत कंपनीज है वो कह रही कंज्यूमर को पास ऑन करें जी, हम क्यों इसको अब्जॉर्ब करें, हमारे मार्जिन उतने थिक रहने चाहिए। नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ऑटो मार्केट इस मुल्क में वॉल्यूम गेम बन चुकी है, अब प्रॉफिट गेम नहीं है। जी बिल्कुल, और ऐसे ही होना चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। ये तो पाकिस्तान एक वाहिद जगह थी जहाँ पे वॉल्यूम के बजाय उस पर प्रॉफिट जो है एक में से ही कमाने का वो था, और उसके बारे में हमेशा ये होता था कि जी क्योंकि ये मार्केट छोटी है, क्योंकि जी बहुत ज़्यादा लोग गाड़ी अफोर्ड नहीं करते, यहाँ पे लुक्रेटिव बिजनेस नहीं है गाड़ी बनाना, क्योंकि बहुत नंबर बिकता नहीं। अब जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, दूसरा ये है कि चले ग्रोथ है तो शायद 2-2.5% ही, लेकिन चले थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हो रही है। तो अगर ये बड़ी मार्केट बनेगी, और फिर वही बात है कि यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाए, यहाँ पर अगर अच्छी गाड़ी बनना शुरू हो जाए, तो हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं सर, बिल्कुल। ये अगेन सारी चीज़ें हो सकती हैं और सारी चीज़ों के रास्ते हैं, अगर गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ना और विजन जो है कि डोमेस्टिक ऑटो मार्केट का क्या करना है वो वाजे हो जाए। बहरहाल यहाँ पे हमने सर जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर पीएचई की तरफ से सर एक रेवेन्यू प्लान आया है जिसके अंदर वो कह रहे हैं सर बागों में कैफ़े बनेंगे। तो बागों के अंदर मुझे नहीं था पता सर कि कुछ इस किस्म की चीज़ नहीं है, बट आई थिंक ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ जगह उन्होंने मुख्तस की हैं अपने जो बाग हैं इधर, तो उसके अंदर आप बेसिकली कैफ़ेज़ बनाएंगे। अच्छी बात है, लोगों को एक जाने के मज़ीद एक मौका मिलेगा कि वहाँ जाके खाना पीना भी कर लें अपना। ऑब्वियसली इसके अंदर और एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो हमारे दीगर बाग हैं उसके अंदर गंदगी का एलिमेंट भी बहुत एक चीज़ें देखनी पड़ती है। ज़ाहिर स्टाफ तो होता है, लेकिन एक जगह इतनी जो वास्ट इतनी बड़ी हो उसमें फिर ये अवाम की जिम्मेदारी होती है कि उसको साफ़ भी रखें। तो चलें, ये कैफ़े वाली चीज़ अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है जी, बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में लाहौर में ख़ास तौर पे एक जो हमेशा से मॉडल चलता आया है वो ये है कि पब्लिक पार्क में एक कैंटीन होगी जिसका कोई एक सालाना ठेका होगा, और वो जिसको एक दफ़ा दे दिया जाएगा वो फिर उसके अंदर क्वालिटी अच्छी रखे बुरी रखे, ऑप्शन उसकी मर्ज़ी है कि वो क्या दे रहा है, उसके पास क्या खाने को है क्या पीने को है। तो होना तो ये चाहिए ना कि अब आवाम जब जाते हैं किसी पब्लिक स्पेस में तो वो चाहते हैं कि उनको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिले, उनको ब्रांड्स मिलें, वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले सकें। तो और उसमें ज़ाहिर है बड़े पैसे हैं, मतलब आप बजाय कि एक ठेका दे रहे हो किसी शख्स को और ऑन दी अदर हैंड आप मल्टीपल ब्रांड्स को वहाँ पर लेके आ रहे हो तो ईटरीज़ को, तो उसमें ज़ाहिर है हुकूमत पैसे भी ज़्यादा बना सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। बट ये तो और ज़ाहिर है मतलब पब्लिक पार्क्स एक तो लाहौर में मेरे ख्याल में गिन के 3 है शायद। हाँ जी। दूसरी चीज़ ये है कि इतनी बड़ी आबादी है और बड़ा फुटफॉल होता है, तो ये तो बड़ा अच्छा मतलब आज से कुछ साल पहले तक मुझे याद है कि लाहौर ज़ू जो था उसके अंदर भी वो पुराना कैफेटेरिया का ठेका सिस्टम था, लेकिन अब अगर आप जाएं तो बहुत सारी ईटरीज खुल गई हैं, बड़े मशहूर नाम है जो वहाँ पे आ गए हैं, तो लोगों को बड़ी आसानी होती है, अपनी मर्ज़ी की चीज़ खाते हैं पीते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें ना, जो लाहौर में बल्कि पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि एक कैफ़े कल्चर जो है
वो बड़ा वाइब्रेंट सा, आपने नोटिस किया होगा कि हर दूसरा बंदा आप उससे पूछो क्या कर रहे हो तो वो कहता है कि यहाँ तो मैंने कॉफ़ी शॉप खोल ली है या मैं एक प्लान कर रहा हूँ और खोलने वाला हूँ। अच्छा, ये जो सारा कल्चर है कॉफ़ी कल्चर, ये जाहिर है बाहर हम देखते आए हमेशा से, वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि कोई शख्स आपको अपने घर पे नहीं बुलाना चाहता, मतलब आपकी कोई मीटिंग है, आपके कोई दोस्तों से मुलाकात है, वो कहते हैं कि जी किसी हम कॉफ़ी शॉप पे मिल लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे मिल लेते हैं, किसी क्लब में मिल लेते हैं बाहर। पाकिस्तान जो है ना वो मतलब तारीख़ी तौर पे आपको पता है, आपने भी ज़िंदगी यहीं गुजारी है कि हमारा तो होता है कि दोस्तों यारों से मिलना है, रिश्तेदारों से मिलना है, भाई घर आ जाओ। तो एक तो शायद इस कल्चर में तब्दीली है। अब सब लोग बैठ के शायद ये सोचते हैं कि यार वो मेहमान आएंगे, वो मेहमान आके 2-3 घंटे गुजार के मज़ा करके चले जाएंगे, मैं उसके बाद रात तक सफाई करता रहूँगा, बर्तन धोता रहूँगा, तो अब हमें भी कोई ना कैफ़े वाला रुख करना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो एक बाहर और यहाँ में बहुत बड़ा फ़र्क है ना, वो ये है कि बाहर अमूमन इकॉनमी जो है वो थ्राइव करती रहती है, या उनके ग्रोथ रेट ज़्यादा है, सो वो ये अफोर्ड करते हैं। पाकिस्तान में रेस्टोरेंट जाना, कॉफ़ी प्लेस जाना, कंपेयर टू अपने घर पे एक दावत कर लेना या किसी को चाय और साथ में थोड़ी सी कुछ समोसे शमोसे खिला देना, में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो ये जो कल्चर है देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अल्लाह करे सब कामयाब हों, लेकिन मुझे एक खौफ है कि ये जितनी तेज़ी से मशरूम ग्रोथ हो रही है, आपको 1-2-3 सालों में एकदम से पता लगेगा कि इनमें से आधे से ज़्यादा बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो अवाम है वो जेब नहीं रखती इतना कॉफ़ी कल्चर को चला सकने की। सर एक तो इसके अंदर कॉफ़ी कल्चर अपनी जगह आ गया, दूसरा घर के अंदर बुलाना, किसी मीटिंग भी हो जाए, बड़ी फॉर्मल मीटिंग भी हो और ऑफिस आवर्स के बाद होनी हो, तो अमूमन घरों पे ही होती है वो कि जी घर पे बैठ, बल्कि कुछ चीज़ें जो ऑफिस में आपने अगर फ़र्ज़ करें नहीं डिस्कस करनी सबके सामने, तो घर पे कर लेते हैं। बड़ी बड़ी डील्स इस मुल्क की जो हुई हैं वो शायद घरों में ही हुई हैं, वो किसी कॉफ़ी शॉप या किसी दफ्तर में बैठ के शायद ना हुई हों, या किसी बोर्ड रूम में ना हुई हों। तो अगेन ये कल्चर का हिस्सा भी है हमारा कि जी घर आ जाएँ तो वहाँ बैठ के ना सुकून से बात हो सकती है, लंबी तवील बात हो सकती है। दूसरा सर, अगर आप इस तरह देखें कि पाकिस्तान का एक जो मॉडल बन चुका है कि ये कैफ़ेज़ शैफ़ेज़ खुलते कहाँ हैं, अब ये खुलते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर। पहले तो ये होता था ना कि एक स्ट्रीट्स थी, लाहौर का बात कर लें तो MM आलम रोड है, और फिर DHA बाहर गए आपके, अब DHA के अंदर ही जो कि है तो इफेक्टिवली एक हाउसिंग अथॉरिटी है, तो उसके अंदर भी एक ही जगह मुख्तस कर दी है जहाँ पे आपके कैफ़ेज़ हैं। फिर हर हाउसिंग सोसाइटी जो बनती है उनकी जो कमर्शियल मार्केट्स होते हैं उसके अंदर फ्रेंचाइजीज आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंचाइजीज आ गए हैं। एक फ्रेंचाइज का मकसद ये नहीं होता कि उसकी एक ब्रांच हो, एक फ्रेंचाइज का विद इन ईयर और 2 years ग्रोथ प्लान के अंदर मल्टीपल फ्रेंचाइजेज होती हैं। तो आप लाहौर के शहर के मेजर लैंडमार्क्स के ऊपर तो जगह ही नहीं है, फिर आपके पास हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं। तो ये जो हमारे पास पार्क्स हैं बड़े बड़े, अगर 3 ही है फ़र्ज़ करें, पंजाब के अंदर मिला के तो ज़्यादा ही होंगे, अगर आप वो भी उनको एक्सेस दे देंगे उनकी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये अच्छी चीज़ है कि तमाम लोगों तक उनकी एक रसाई हो जाएगी। अलबत्ता इसके अंदर जो आपने कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताया ना कि यार ये महंगे भी होते हैं, फिर हर शख्स जेब नहीं रखता, और एक चीज़ अगर सामने और आपकी फैमिली और बच्चों ने कहा हमने यही खाना है तो आपको लेके देना पड़ेगा, आपकी जेब ना भी इजाज़त देती है, कुछ करना पड़ेगा। सो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर को आप कुछ सब्सिडाइज किस्म का मॉडल भी लाएँ कि जी यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जो हैं वो हैं, ब्रांड्स हैं अच्छे हैं, लेकिन आप उनकी फिर कीमत सब्सिडाइज रखें, थोड़ी सी कुछ किस्म की चीज़ करें ताकि लोग अट्रैक्ट हों वहाँ आने के लिए कि जी वहाँ ये फलानी चीज़ जो है सस्ती मिलती है। हाँ, असल में उसमें तो ये है ना कि वो ज़ाहिर है अब सब्सिडी तो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आपका IMF जो है वो तो अब आपको सर्कुलर डेट की वजह से एनर्जी में सब्सिडी नहीं दे रहा, तो वो स्नैकिंग में कैसे करने देगा। लेकिन इसके लिए क्यूरेशन बड़ी ज़रूरी है कि जिस वक्त आपने ये बिडिंग खोलनी है और आपने देखना है कि ब्रांड्स ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, फ्रेंचाइजेज़ ने, तो आप सिर्फ महंगी फ्रेंचाइजेज़ को ना आने दें। ऐसी फ्रेंचाइजेज़ जिनकी फूड चीप है, मतलब थोड़ी सी मतलब अफोर्डेबल है, उनको भी आप जगह दे दें ताकि हर तरह की जेब रखने वाला शख्स वहाँ पर आकर कुछ ना कुछ खा सके। तो दूसरी जहाँ तक मतलब ज़ाहिर है ये तो इनका पूरा हक है हुकूमत का, ये करे, अच्छा स्टेप है। लेकिन जो मेरी वैसे ऑब्जर्वेशन थी कॉफ़ी शॉप्स को लेकर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ख़ास तौर पे बिग सिटीज़ और छोटे में भी अब ये कल्चर जा रहा है। अगेन मैं इसमें ये कहूँगा कि हम तो चाहते हैं कि थ्राइव करें, लेकिन अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हैं तो
बहुत ज़्यादा केयरफुली आप इसको प्लान करें, आप इसके जो है ना नंबर्स को बार बार विज़िट करें। आप जिस लोकेलिटी में खोलने लगे हैं वहाँ का आप कोई साइंटिफिकली मॉनिटर करें कि इस प्लाजे का फुटफॉल क्या है, यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो क्या है, मैं जो रेंट दे रहा हूँ वो मेरा कितने नंबर ऑफ कप्स पर डे से कवर होता है। मतलब जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं है तब तक आप ये जो है ना कि बस क्योंकि आजकल सभी खोल रहे हैं कॉफ़ी शॉप तो मैं भी खोल लेता हूँ, इस तरह आप पैसे ज़ाया कर सकते हैं अपने बहुत ज़्यादा। और हमें ना हम कुछ कॉफ़ी शॉप्स होती हैं उसमें हम जाते हैं और हम महीने में 2 दफ़ा एक शख्स चला जाएगा, 4 दफ़ा चला जाएगा। हादसाती तौर पे जिस वक्त वो गया है उसी वक्त अगर वहाँ पर रश है तो उसको लगता है कि ये कॉफ़ी शॉप तो बहुत ज़्यादा चलती है, हालांकि ये भी हो सकता है कि बस वो 4 दिन ही हो जिसमें वहाँ पर लोग आकर बैठे हों। सो अगेन किसी भी कारोबार को असेस करना कि ये कामयाब जा रहा है नाकाम जा रहा है, वो उसके लिए ये चीज़ नाकाफ़ी है कि बस जब मैं गया था तो वहाँ रश था। इसी तरह फिर बड़ी चीज़ें होती हैं, बाहर जो है आप एक कॉफ़ी का मग ले हो और सारा दिन उस पर लैपटॉप पे काम करते रहते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रैब एंड गो भी कर रहे होते हैं, तो उनका मॉडल सस्टेन करता रहता है। पाकिस्तानी अगर आप कारोबारी शख्स हो, यहाँ पे आपने बहुत महंगी किराए पे जगह ली हुई है, एक बंदा एक कॉफ़ी का मग लेके एक पूरी टेबल मल के बैठ गया है, तो आपको वो दुखना शुरू हो गया कि ये कुछ और ऑर्डर क्यों नहीं कर रहा, और इसकी वजह से शायद 4 बंदे जो अंदर आए थे वो उनको बैठने की जगह नहीं मिली। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक कारोबार करने से पहले जिनको आपने मलूज़े खातिर रखना है, वरना अगेन आप पैसे ज़ाया करेंगे। और पैसे ज़ाया वो ठीक है, कारोबार कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, लेकिन जब आपका ये कारोबार फेल होता है ना तो कई दफ़ा वो आपको इतना डीमोरलाइज कर देता है कि फिर आप नया काम करने से घबराते हैं। बिल्कुल सर, ये सारी बातें आपने बताई बिल्कुल बेहतरीन है। और ये जो आपके घर में अगर कोई है ना शख्स जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं या बहुत अच्छी कॉफ़ी या बहुत अच्छी ब्राउनीज़ या कुछ तो ऐसा करते हैं, सब मिलजुल के कैफ़े ऐसे ही शुरू होता है ना, ये कोई उस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि जी आपका ये चलेगा क्योंकि टेस्ट है। मैस प्रोडक्शन, सेलिंग, बिजनेस, ओवरहेड, कैश फ्लो, प्रॉफिट, ये सारा कुछ जो है इसमें गेम चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। और एक शख्स जो बहुत अच्छी कोई चीज़ बनाता है ना लिमिटेड घर वालों के लिए, वो जब उसको मैस प्रोडक्शन करनी पड़ेगी तो वो शायद अपना टेस्ट भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बस सर बिल्कुल ठीक है, ये देखते हैं सब ये कैफेज ये कैसे आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर आज से कुछ हफ्ते पहले हमने ये बाकायदा शो पे बात की थी कि इस किस्म की हमें ख़बरें और चीज़ें बातें पता चल रही हैं कि कोई सितंबर अक्टूबर के अंदर शायद फिर से, शायद अल्लाह वैसे ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ हो सकता है। तो उसके बाद से बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं इन डिफरेंट क्वार्टर्स। एक सोशल मीडिया है जहाँ पे तो रोज़ी बहस हो रही होती है, लेकिन वो फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते। फिर वो हल्के हैं जहाँ तक हमारी रसाई नहीं है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बाकायदा तौर पर डिस्कस हो रही होती है। इंडिया का मौक़िफ़ अभी तक वही है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, उसके बाद कश्मीर के ऊपर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, और उसके ऊपर आपकी किसी और चीज़ पे वो बात करने को तैयार नहीं, ऑन द टेबल आने वाली कोई कहानी नहीं है। अलबत्ता जो आज से एक आध दिन पहले जो एक इंकशाफ हुआ वो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल सिंह हैं, राहुल सिंह, ये इंडियन आर्मी के डिप्टी आर्मी चीफ हैं ऑफ और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और सस्टेंस जो है ये इनका शोबा है बेसिकली। तो उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत काफ़ी चीज़ें बताई जो कि बहुत रेलेवेंट हैं, और ये उन 2-3 दिन की दिन रात की जो मामलात पेश आए जो हम सब ने देखे उनकी डिटेल्स कुछ बताई। कहते हैं कि आपकी जो DGMO लेवल टॉक्स होती थी, तो जब जंगी सूरत हाल होती थी दोनों DGMOs आपस में बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी DGMO जो था उन्होंने एट वन पॉइंट कहा कि जी आपकी जो फलानी वेक्टर्स हैं ना, मतलब आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपके एसेट्स हैं जो हैं वो आपके इधर पड़े हुए हैं, हमें नज़र आ रहे हैं। फिर उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ये हमारे लिए एक शॉकिंग चीज़ थी कि इनको एग्जैक्ट क्लैरिटी है कि हमारी तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त कहाँ पे हैं। अटैक तो एक अलग बात है कि पहले तो उसकी निशानदेही होती है ना एक चीज़ की, वो तो हमने बाकायदा तौर पे की थी, ये बातें हमें पता थी बाय द वे, हमें जंग के बाद हमें पता चल गया था कि ऐसे। उसके अलावा कहते हैं कि इंडिया को ये एक 2 या 3 फ्रंट वॉर जो है वो लड़नी पड़ी, जिसमें नेमली पाकिस्तान, वो कहते हैं बैक्ड बाय चाइना, और तुर्की का भी एक सपोर्टिंग हैंड था इसके अंदर,
ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारी अगर तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट, क्योंकि जिन्होंने कहा 80 से 82% चूँकि हम चाइना से लेते हैं तो हमें चाइना सपोर्ट कर रहा, तो ये बात दुरुस्त है। अलबत्ता अगर वो ये कह रहे हैं जी कि पीछे चाइना बैठ के कुछ कर रहा था, इस चीज़ को हतमी किस्म की बात नहीं है। हमारे ही सोल्जर्स, हमारे एयरफोर्स के सारे जो थे, ये सारा कुछ ऑपरेशन उन्होंने किए और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारा ही यहाँ पे चल रहा था, ये बात होगी। और उसके बाद टर्की का उन्होंने कह दिया कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी इसके अंदर। तो ज़ाहिर हमारे ड्रोन्स जो इक्विपमेंट हमें पता है हमने टर्की से लिए हुए, तो ये बात उन्होंने सारी बताई। इसके ऊपर ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे सर फिर एक वही क्रॉस द बॉर्डर इधर से बातें होना शुरू हो गई कि देखिए उन्होंने तो ये माना है कि आप डर गए थे हमसे। उन्होंने एक हद तक की बात भी की कि हमें थोड़ा इस चीज़ का कंसर्न था। ज़ाहिर है ये एक, और मुझे सिर्फ इस चीज़ की अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी खुल के बात की एज एन आर्मी मैन। उन्होंने बड़ा खुल के अपनी वीकनेसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया, और ये बल्कि कहा उन्होंने कि जी हमारी कुछ जगहों पे जो वीकनेस है उसमें रेडार है, उसमें आपका एयर डिफेंस कुछ है, उसमें आपकी एयरफोर्स की कुछ चीज़, उन्होंने माना तस्लीम किया ये हमारी वीकनेसेस हैं। इसलिए सर जो हमने 2-3 हफ्ते पहले शो किया था, अब मेरे जहन में इस तरह की बात चल रही है कि शायद हमारी प्रिपेयर्डनेस तो उस दिन भी थी, आज भी है, अल्लाह ना करे हमें यूज़ करनी पड़े। इंडिया की वॉर प्रिपेयर्डनेस जो है वो मुझे कोई ऐसी ज़्यादा नहीं नज़र आ रही, और ये उन्हीं के एक डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो तो जो सारी, मुझे तो लगता है कि जो सारी बात हो रही है ना कि सितंबर अक्टूबर में कॉन्फ्लिक्ट वाली, वो अगर आप डेट्स देखें ना तो नवंबर से बिहार इलेक्शन शुरू हो रहा है। तो जाहिर है मतलब मोदी साहब की तो ख्वाहिश होगी कि उससे पहले कोई ठाठैया हो ताकि उनको वोट पड़े। अब उसमें इससे पहले बीजेपी के जो एक सीनियर लीडर का बयान आया था, और उससे पहले एक और उनके मिलिट्री के एक आला अफसर थे, उनका जो एक इंटरव्यू आया, दोनों ने इस तरह की बात की कि जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बहुत हमसे बेहतर था, बेटर इक्विप्ड था। और वो दोनों इंटरव्यूज़ जो आए वो आपको याद होगा कि फॉरेन मीडिया को दिए गए थे, वो लोकल मीडिया को नहीं दिए गए थे। उसकी वजह भी यही थी कि मेरा ये ख्याल है कि बीजेपी और जो उनकी मिलिट्री है वो तो ये इस वक्त चाह रहे होंगे, मतलब बीजेपी के कुछ लोग और मिलिट्री पूरी, कि ये फौरी तौर पर दोबारा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि जब इतनी सुपीरियॉरिटी पाकिस्तान की है तो वो क्यों लड़ना चाहेंगे। अब जाहिर है मोदी साहब का तो एक सादा सा मामला है कि उनको तो सिर्फ इलेक्शन नज़र आ रहा है, अपनी कुर्सी नज़र आ रही है, अपनी कुर्सी नज़र आ रही है। उनके लिए अपनी लेगेसी ही इंडिया है, उनके लिए इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन लड़ना तो फौजियों ने होता है ना, तो वो ये एक और बयान है। इसमें दोनों आपने जो निशानदेही की, एक तो ये निशानदेही थी और उन्होंने अपने अवाम को बताया था कि अगर हमें ऊपर से ऑर्डर आए कि जंग करनी है, नेमली मोदी साहब से, तो जिस तरह पिछली दफ़ा आप अवाम राइलअप हो गए थे, इस दफ़ा मत होइएगा, हमें मत आप इस वक्त लड़वाएं। एक ये मैसेज था। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें तो बहुत शॉपिंग करने की ज़रूरत है, हमें तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए अपना डिफेंस मजबूत करने के लिए, ताकि हम दोबारा जंग में जा सकें। सो अगेन ये मेरी नज़र में दो पैगामात दिए गए उनकी फ़ौज की तरफ से, अपनी लीडरशिप को भी सरकार हुकूमत को और अवाम को भी, कि नंबर एक हमें फ़ौरी तौर पे किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना डाला जाए, नंबर दो हमें बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाएं। और बिल्कुल सर शॉपिंग वाली बात तो हमने उस दिन भी की थी, लेकिन आप इसके अंदर एक थोड़ा सा अगर एक स्लाइटली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लें कि ये लोग पूछ रहे हैं कि इंडियन फ़ौज की जो हमें माइट बताई जाती थी वो तो खैर सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया 8-9 तारीख को। ऐसा हुआ क्या? उसकी सब बड़ी सादी वजह है, जो कि आप अगर इंडियन डिफेंस कमेंटेटर्स जो हैं उनको सुने, जो ये हिम्मत रखते हैं कि उनकी गवर्नमेंट पे तनकीद करें, हैं ऐसे लोग वहाँ पे जिनको हम भी सुन के कुछ समझते हैं क्या हुआ। वो कहते हैं कि इंडियन आर्मी में कुछ लोग, उनके एग्जैक्ट मुझे डेट्स और नाम नहीं पता, बट उनके कुछ चीफ्स वगैरह जो हैं, जब वो आए तो उन्होंने कहा जी कि हुकूमत की तरफ से ये बयानिया है, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे इज़ द गाय जो बताता है कि जी ये पॉलिसी है ब्रॉड, और इसके अंदर जो नीश चीज़ें हैं वो आप इस पॉलिसी के तहत कर दें। गालिबन बीजेपी गवर्नमेंट के बाद वो नीश चीज़ों में हुकूमत घुसना शुरू होगी, जो कि काम उनका जो ट्रेंड है इस चीज़ के लिए। तो इसमें से एक बुनियादी चीज़ जो चेंज हुई कि काउंटर टेररिज्म जो है वो अब एक अफवाज का क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिज्म, कि जी पाकिस्तान की हद तक जो हमने करना है, तो हमारी सारा फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए कि आपकी प्रिपेयर्डनेस है कि हम
अब अपनी फौज, एयरफोर्स और एसेट्स यूज करेंगे फॉर काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज, और बाकी चीज़ों को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया। जिस तरह आप देखें कि जो इनका ऑपरेशन सिंदूर, फेल्ड ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें उन्होंने सिविलियन टारगेट्स, जिनको वो कहते हैं दहशतगर्द हॉटस्पॉट्स थे, उनके लिए यूज़ की अपनी एयरफोर्स। पाकिस्तान ने फिर भी मिलिट्री टारगेट्स जो हैं उनको अटैक किया। तो पॉइंट भी है कि उनकी एक विजन जो थी वो बिल्कुल चेंज थी, जिसके अंदर बहुत सारे कमेंटेटर्स कह रहे थे कि जी उनकी प्रिपेयर्डनेस तो बड़ी डिफरेंट है, वो तो एक ऑल आउट जो आपकी हॉट वॉर जिसे कहते हैं उसके लिए तैयारी कर रही है। उनकी एयरफोर्स भी एक पेज पे, उनकी ग्राउंड फोर्सेस भी एक पेज पे, उनकी नेवल फोर्सेस भी एक पेज पे, आपने सबको एक और चीज़ पे लगा दिया। तो ये एक वजह सर बड़ी वाज़ेह किसी ने बताई कि एक वजह जिसकी वजह से उनकी ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान से बड़ी कम नजर आई इस चीज़ के अंदर। जी बिल्कुल, ये भी वजह है। दूसरी एक और चीज़ भी है, देखें ये जो सारी उनकी माइट है ना, वो चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे मिलिटरीली हो, चाहे और चीज़ों में हो, उसकी बहुत ज़्यादा धाक थी, उसकी बहुत ज़्यादा शोहरत थी, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो रही थी। वो जब इस्तेमाल में आई है ना, तो एक जो एरोगेंस इंडिया में आ गई है और उससे उसको जान छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो बड़े हैरान होते हैं कि जी चाइना ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, या टर्की ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, या आज़रबाईजान ने क्यों दिया। देखिए अब तो बात ये हो रही है कि अमरीकी सदर भी बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। आप यूरोप में पूरा वो ट्रिप कर रहे हैं और शशि थरूर साहब, किसी जगह से उनको एंडोर्समेंट नहीं मिल रही। वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि इंडिया के अंदर एक जो एरोगेंस आ गई है, वो ये भूल गए हैं कि है वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक है, वो उनके नंबर्स ठीक है थोड़े से इंप्रूव हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। वो कोई किसी भी फ्रंट पे बहुत अच्छा अभी परफॉर्म नहीं कर सकते। और हम तो सबके लिए दुआ रखते हैं कि पूरा खित्ता तरक्की करे, अमन रहे। तो अभी इस एरोगेंस के साथ जिस तरह से उन्होंने एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पे अटैक ही कर दिया, इस तरह से वो जब भी करेंगे वो एक और चीज़ देखेंगे कि पूरी दुनिया मजीद पाकिस्तान के साथ और इंडिया के खिलाफ होती जाएगी। इसकी जो सिंस ये सीज़ फायर या पॉज कह लें या सीज़ फायर कह लें, इसकी मिसालें जो हैं आपको हर रोज़ नज़र आती हैं। बारह सर इसको हम किसी और दिन और वाइडर एज ए टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।